गुड मॉर्निंग। इस टॉक में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें लाइट और विजन के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज इट इज साइंस ऑफ लाइट एंड विजन। विजन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रिवील्ड टू द आई बाय मीन्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है? ऑप्टिक्स को समझने के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। Light is a form of energy which produces sensation of sight and some other optical effects. Sensation of sight हम बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि आँख से हमें जो दिखता है वो सेंसेशन ऑफ साइट है। ये अदर ऑप्टिकल इफेक्ट्स, ये कुछ ऐसे ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं जैसे डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है इसमें आँख की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्टिक्स का एक ऐसा रीजन है जिसमें विज़न की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स के हर रीजन में, हर एरिया में विज़न का इम्पोर्टेंस या विज़न की इम्पोर्टेंस हो। ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है जिसका ऑलमोस्ट हर एक्सपेरिमेंट, उसका हर इफेक्ट जिसमें विज़न की इम्पोर्टेंस है। लाइट विच मेक्स थिंग्स विजिबल इज इटसेल्फ इनविजिबल। ये लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जनरली हम या मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि लाइट विजिबल होती है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि लाइट विजिबल नहीं होती, लाइट से चीज़ें विजिबल होती हैं। लाइट अपने आप में इनविजिबल है। इस बात को समझने के लिए आप सब ने मून मिशन का फोटोग्राफ जरूर देखा होगा। मून पे एस्ट्रोनॉट जब उतरे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा। वहाँ अगर आप देखेंगे तो उस फोटोग्राफ में जितने ऑब्जेक्ट्स थे केवल वही दिख रहे थे, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक था। लेकिन हमारे अर्थ पर और मून में एक डिफरेंस है। मून पर परफेक्टली वैक्यूम है, लेकिन अर्थ पर एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स और उसमें बहुत माइन्यूट टिनी, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब लाइट का सोर्स ऑन होता है तो इन डस्ट पार्टिकल से लाइट स्कैटर्ड होती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जहाँ हमने लाइट का सोर्स ऑन किया उसमें हर जगह लाइट भर गई है। तो हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा फील होता है कि लाइट विजिबल है। लेकिन अगर एयर एटमॉस्फेयर अर्थ में ना होता तो यहाँ भी मून जैसा ही होता। यहाँ पे बीच में लाइट नहीं दिखाई देती, केवल जो चीज़ें जिस पर लाइट पड़ती वो चीज़ें दिखती। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइट खुद इनविजिबल है, बट लाइट से चीज़ें दिखती हैं। हाउ लाइट appears to us, that is the nature of light, depends on size of objects to which the light interacts. What is nature of light? लाइट हमें कैसी अपीयर होगी उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। ये पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट का जो इंटरेक्शन है किस साइज के ऑब्जेक्ट के साथ है। नेचर ऑफ लाइट, इस एक्सपेरिमेंट में यह एक आइडिया है जिसमें एक दीवार पर सीधी लाइन में चलती हुई चींटियों की एक लाइन है, या ये चींटियां मान लो रुकी हुई बिल्कुल लाइन स्ट्रेट। और इस तरह की लाइन हमें कब दिखाई देगी? जब हम दीवार को बहुत दूर से देख रहे हो। क्यू एज ए लाइन रे, इसको हम लाइट के रे जैसा मान सकते हैं। क्यू ऑफ अर्न एज सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 मीटर, grains on the walls as well as individual urns are not distinctly visible। यहाँ से हमें दीवार भी बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है। दीवार पे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, और ये हमें अलग अलग चींटियाँ नहीं दिख रही हैं, एक लगभग जिग-जैग से लाइन दिखाई दे रही है। अगली पिक्चर लें।
अगर हम इसको किसी टेलीस्कोप से देखें और जूम करते जाएं और जूम को इतना बढ़ाते जाएं कि हमें कुछ चींटियां दिखाई देने लग जाएं, इस टाइम देखेंगे तो हमें इंडिविजुअल आंट्स दिखाई दे रही हैं, इनको वेव मान सकते हैं। एक चींटी को हम एक वेवलेंथ मान सकते हैं। क्यू ऑफ ants as seen from a distance about 50 centimeter. Grains on the walls are become visible as well as every individual ant. जब लगभग 50 सेंटीमीटर दूर से देखें या टेलीस्कोप पर जूम इतना कर लें कि हमें कुछ ये 7-8 चींटियां दिखाई दें, तो उस वक्त हमें दीवार का एक बहुत छोटा सा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो उसमें हम दीवार की जो ग्रेन्स है वो भी कुछ कुछ दिखने लग जाएंगे। अब तीसरा व्यू देखें, इसको और जूम करें, केवल एक आंट देखें। उस केस में डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल आंट, इसको हम फोटोन मान सकते हैं। इफ सीन बाय माइक्रोस्कोप, डिटेल्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ आंट बिकम विजिबल एज वेल एज ग्रेन्स ऑफ द वॉल। इस टाइम हमें चींटियों की बॉडी की डिटेल्स भी दिखने लग जाएंगी और दीवार की जो ग्रेन्स है, दीवार का खुरदरापन भी दिखने लग जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को हम नेचर ऑफ लाइट समझने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब पहली सिचुएशन, जब एक चींटी के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा बैकग्राउंड दिख रहा है तो हमें चींटी का साइज नहीं दिख रहा है, चींटी को लाइन दिख रही है। मतलब जब लाइट का इंटरेक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ होगा जिसका साइज एक वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हमें अलग अलग वेवलेंथ अपीयर नहीं होंगी, एक वेव ट्रेन दिखाई देगी जिसको हम रे मान सकते हैं और जिसी को रे कहते हैं। दूसरी सिचुएशन, जब हमें दीवार का उतना पोर्शन ही दिखाई दे रहा है जो एक चींटी के साइज के कंपेरेबल है, तब हमें अलग अलग चींटियां दिख रही हैं। ये ठीक वैसे सिचुएशन है जब लाइट का इंटरेक्शन एक ऐसे ऑब्जेक्ट से हो जिसका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो, तब हमें अलग अलग वेवलेंथ दिखाई देंगी, मतलब लाइट हमें एज ए वेव अपीयर होगी। तीसरी सिचुएशन, जब हम एक चींटी को देख रहे हैं तो उस केस में हमें चींटी के साइज के कंपैरिजन की बैकग्राउंड दिख रहा है। इसमें उसको और जूम करें तो मान लो हम जूम को चींटी के टांग पर ले जाएं तो हमें चींटी की टांग दिखाई देगी और उसके कंपैरिजन में दीवार का बहुत छोटा हिस्सा दिखाई देगा। ये ठीक वैसी सिचुएशन है कि जब लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है जिसका साइज उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तो वेवलेंथ नहीं दिखाई देगी, फोटॉन्स दिखाई देंगे। तो ये एक एनालॉजी है, इसको हम एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं मान सकते, लेकिन लाइट के तीनों नेचर अलग अलग सिचुएशन में कैसे ऑब्जर्व होंगे ये समझने के लिए बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि लाइट के तीन अलग अलग नेचर नहीं होते। लाइट एक फिनोमेना है, वो अलग अलग सिचुएशन में उसके अलग अलग नेचर हमें कैसे ऑब्जर्व होंगे ये बड़ी साधारण सी बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, लाइट के इन तीनों नेचर के आधार पर, बेसिस पर ऑप्टिक सब्जेक्ट को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया। ऑप्टिक्स, इसकी पहली कैटेगरी को रखा गया रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरी कैटेगरी को रखा गया फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जैसा नाम क्लियर है, इसमें लाइट को हम रे की तरह मानते हैं। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल काम आएंगे। इसमें लाइट को रे लेंगे और इसमें ज्योमेट्री का बहुत यूज होगा, या यूँ कहें इसकी सारी कैलकुलेशंस, सारी एनालिसिस ज्योमेट्री पर बेस्ड होगी, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल दिया गया। इसमें जो लॉ है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन हो, चाहे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी हो, ये सारे इफेक्ट क्यों होते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनको सीधे हमने नेचर से ऑब्जर्व किया। ठीक उसके विपरीत जब इन लॉज का एक्सप्लेनेशन दिया गया वो वेव ऑप्टिक्स का एरिया है, तो उसको हमने फिजिकल ऑप्टिक्स बोल दिया।
जैसा हमने पहले बात कर ली, एक छोटा सा डिवीजन ले लें। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ लाइट एंड विजन। ऑप्टिक्स की स्टडी में लाइट का नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज और विजन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। रे ऑप्टिक्स, in ray optics, light is treated as a ray and encompasses interaction of light with objects of size much larger than several thousands angstrom, that is, order of wavelength of visible light. It primarily deals with phenomena like shadow formation and image formation by various devices like pinhole camera, mirrors, and lenses. Physical optics. Wave optics. In wave optics, light is treated as electromagnetic wave and encompasses interaction of light with objects of size of the order of wavelength of visible light. It primarily deals with phenomena like interference, diffraction, and polarization. It also explains laws of ray optics. यही कारण था कि इसको हमने फिजिकल ऑप्टिक्स बोलना शुरू किया, क्योंकि यहाँ से फिजिकल एनालिसिस शुरू हुई। और रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोला? कि वहाँ के सारे एनालिसिस लॉ ज्योमेट्री पर बेस्ड होंगी। क्वांटम ऑप्टिक्स। इन क्वांटम ऑप्टिक्स, लाइट इज ट्रीटेड एज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स एंड एनकम्पासेस interaction of light with objects of size much smaller than wavelength of visible light, such as subatomic particles. ठीक बिल्कुल चीटिंग एग्जाम्पल जैसा, जब लाइट का इंट्रैक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट से होगा जिनका साइज उसकी वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो वेवलेंथ अपीयर नहीं होगी। उस टाइम लाइट एज ए फोटोन अपीयर होगी। लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स के तीनों ब्रांचेस के बारे में अच्छी तरह समझने के बाद अब हमें विज़न के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन विज़न, ये ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो ऑप्टिक्स की बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। ह्यूमन विज़न, इसको समझने के लिए ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उनका क्या फंक्शन है। यहाँ हम आई की डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल उनके उसी एस्पेक्ट, उन्हीं पार्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि हमें विज़न के हेल्प करती हैं। वैसे तो लाइट बिल्कुल एक कैमरे की तरह होती है। इस डायग्राम में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब उनके डिफरेंट पार्ट्स जिनकी वर्किंग हमें समझनी है, उनको हम पहचान लें। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेंस। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये रेटिना की जो इमेज बनेगी, उसको जो सिग्नल बनेंगे वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाएंगे, जहाँ से वो इमेज रीड होगी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। लेंस के आगे एक इस टाइप का पूरा सर्कुलर पोर्शन होता है जो चारों तरफ से लेंस को ढके हुए होगा, इसको हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटी सी जगह होती है गोल सी, जिसको बोलते हैं पिपिल। पिपिल ठीक वैसा ही काम करता है जैसा लेंस का एपर्चर, और आइरिस ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कैमरे का शटर। और ये लेंस को दोनों तरफ से पकड़ने का काम करता है सिलरी मसल। सिलरी मसल्स लेंस को बाहर की ओर खींच सकती है। अगर बाहर की ओर सिलरी मसल खींचेगी तो लेंस पतला होगा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। उस केस में जब लेंस को बाहर की ओर खींचेंगे तो आइरिस भी फैलेगी, इससे पिपल का डायलेशन होगा, पिपल बड़ी होगी, मतलब आंख के अंदर ज़्यादा लाइट जाएगी। इस बात को हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। अब देखिए ह्यूमन आई का सामने से फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये पोर्शन, इसमें आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन है, ये है आइरिस, और आइरिस के बीच में ये गोल जगह है, सर्कुलर स्पेस, जिसमें से लाइट एंटर करती है, इसके पीछे लेंस है, इसको बोलते हैं पिपिल। प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन आइज। अभी हमने आँख के स्ट्रक्चर को समझा,
उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझा। अब ह्यूमन आई की लिमिटेशंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं जिनको समझने के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। It can sense a limited portion of spectrum of electromagnetic waves. This portion of the spectrum is known as visible light. Wavelength of this portion ranges from 3500 angstrom to 7500 angstrom. ह्यूमन आई पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नहीं सेंस कर सकती, उसका एक छोटा सा पोर्शन 3500 से 7500 angstrom तक ही ह्यूमन आई सेंस कर सकती है। और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इसी स्पेक्ट्रम को या 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ है, इसी को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, या इसी और इस बीच में जितनी भी वेवलेंथ आती हैं उनको बोलते हैं विजिबल लाइट्स। इट इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो वेवलेंथ ऑफ लाइट। ह्यूमन आई सारे कलर्स में येलो वेवलेंथ के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। येलो वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम के लगभग ऑलमोस्ट बीच में होता है। यही कारण है जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइट सोर्स हैं, जैसे सारी ऑटोमोबाइल के हेडलाइट्स, उनकी लाइट येलो होती है। तो येलो लाइट में बहुत दूर तक बहुत क्लियर दिखता है। Persistence of human eye. It is the retention of visual image for a short period of time after the removal of the stimulus that produces it. For normal eye, it is 1/16 of second. एक बड़ी साधारण सी बात है कि लेंस से लाइट गई, रेटिना पे इमेज बनी, इमेज को ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने, वो ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में गए, उनका प्रोसेस हुआ, ब्रेन ने रीड किया। इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय तो लगता होगा। अगर इस प्रोसेस पूरा होने से पहले रेटिना पे दूसरी इमेज बन जाए तो इमेज ब्रेन पहले वाली इमेज और दूसरी बाद बनने वाली इमेज में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो दो इमेज अलग अलग टाइम पे बने और हमें अलग अलग दिखाई दें तो उनके बीच में कम से कम जो टाइम गैप होना चाहिए वो 1/16 ऑफ सेकेंड होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। मतलब साफ है, और दो अलग अलग टाइम पे एक के बाद एक बनने वाली इमेज को हमें अलग अलग देखना है तो उनके बीच का गैप 1/16 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। इट सेंसेस डायरेक्शन फ्रॉम विच लाइट एंटर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन आई जिस डायरेक्शन से उसमें लाइट एंटर करेगी उस डायरेक्शन को सेंस करती है। इसके कारण due to this we can sense motion of objects and size of objects. इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मान लो हमारी आंख के सामने कोई एक पार्टिकल है, उससे जो रेज निकल रही है हमारे रेटिना पे एक इमेज बना रही होंगी। अगर वो पार्टिकल चलता है तो उससे आने वाले रेज की जिस डायरेक्शन से हमारे आंख में एंटर कर रही है वो डायरेक्शन बदलेगी और रेटिना पे इमेज की जगह बदलेगी और उससे हमें मोशन सेंस होगा। ये बहुत क्लियर है कि मोशन को सेंस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइट क्या सेंस करे, जिस डायरेक्शन से लाइट आंख में एंटर करती है। दूसरा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी दो एक्सट्रीम बाउंड्रीज से आने वाली रेज हमारी आंख पर कितना एंगल बनाती है, मतलब किस डायरेक्शन से आ रही है, उस एंगल से साइज का परसेप्शन होता है। यही कारण है कि पास की चीज़ें बड़ी और दूर की चीज़ छोटी दिखाई देती है। क्यों? अगर हम सेम साइज के दो ऑब्जेक्ट लें, एक को हम अपने पास रखें, एक को बहुत दूर रखें, तो पास वाली ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम बाउंड्री से जो रेज आएंगी उनका एंगल हमारी आंख पे बड़ा बनेगा और दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे एक्सट्रीम बाउंड्री से उनका एंगल छोटा बनेगा। इसलिए दूर की चीज़ छोटी दिखाई देती है और पास की चीज़ बड़ी दिखाई देती है। इट कैन फोकस ओनली डाइवर्जेंट बीम। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ह्यूमन आई की। हमारी आंख का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो उसमें आने वाली केवल डाइवर्जेंट बीम को ही फोकस कर सके। यही कारण है, ड्यू टू दिस वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ विच
डाइवर्जिंग लाइट रेज आर एमिनेटेड। इसी कारण से हम केवल उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिनकी सरफेस के हर पॉइंट से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, या उनकी सरफेस के हर पॉइंट से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन में फैलती हो। यही कारण है कि हम मिरर तो नहीं देख पाते, लेकिन मिरर में बनने वाली इमेजेस देख लेते हैं। रे ऑप्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ आइज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लाइट, इनके बारे में जानने के बाद अब हम रे ऑप्टिक्स में एंटर करते हैं। रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी एंटर करने के लिए बहुत छोटे छोटे कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से समझे बिना हम आगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। या ये कहें कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो हम जिन बातों को कुछ नाम देंगे, उन्हीं बातों को हम उन्हीं नाम से पहचानेंगे, तो उन नामों का मतलब, उन नेम्स का मतलब आना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स। Rays and beams. Straight or curved path on which light travels is called a ray, and a bunch or bundle of rays is called a beam. Beams can be of three kinds: parallel, convergent, and divergent beams. लाइट जिस पाथ पर चलती है वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, वो पाथ कर्व भी हो सकता है। अगर मीडियम एक जैसा है, होमोजीनियस है, तो लाइट का पाथ स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर मीडियम इनहोमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो लाइट का पाथ स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये मानना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, सही नहीं है। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, लेकिन कब? जब मीडियम की प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी हो, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। अब एक रे का अगर बंडल ऑफ रे ले लें, एक के पास एक चिपकी हुई बहुत सारी रेज, तो उसको बोलते हैं बीम। अब ये बड़ी ऑब्वियस है कि बीम को तीन टाइप से बांटा जा सकता है: पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इनको हम डिफरेंट डायग्राम से समझ सकते हैं। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम एक ऐसी बीम ऑफ लाइट है जिसकी चौड़ाई हर जगह एक जैसी रहती है। उसको बनाने वाले रेज की बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होगी, मतलब वो रेज हमेशा क्या होंगी? पैरेलल। कन्वर्जेंट बीम, ये ऐसी बीम है जो आगे चलने पर उसकी चौड़ाई कम होती जाती है, मतलब साफ है, इसको बनाने वाले रेज के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे आगे जाएंगे कम होती जाएगी। यहाँ देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम हो गई। डाइवर्जेंट बीम, जैसा नाम से क्लियर है, डाइवर्जेंट बीम की चौड़ाई जैसे जैसे बीम आगे बढ़ेगी बड़ी होती जाएगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, मतलब उसको बनाने वाले रेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये बीम इधर प्रोपेगेट कर रही है, यहाँ इनके बीच की रेस की डिस्टेंस कम है, यहाँ रेस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करें। सोर्स। ए सोर्स इज ए बॉडी विच emits light. It may be self-luminous as the sun, a light bulb, or a candle flame, or it may be reflect light fallen upon as the moon. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे लाइट निकलती है सोर्स हो सकता है। अब वो लाइट हो सकता है उसके अंदर किसी मैकेनिज्म से क्रिएट हो रही है, जैसे सन, लाइट बल्ब, कैंडल, या हो सकता है वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ऐसे हर ऑब्जेक्ट को हम सोर्स बोलेंगे। पॉइंट सोर्स, जैसा नाम से क्लियर है, इट्स साइज इज नेग्लिजिबल। Extremely distant sources as moon, sun, stars, etc. can be treated as point sources on the earth. ये ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसका साइज बिल्कुल पॉइंट होगा, नेग्लिजिबल साइज, या पॉइंट जैसा अपीयर होगा। ये बात भी बिल्कुल साफ है कि चाहे सोर्स कितना ही बड़ा हो, अगर उनसे बहुत दूर है तो हमें पॉइंट जैसा अपीयर होगा। इसीलिए सन, स्टार्स, मून जो अर्थ से बहुत दूर हैं, इनको हम अर्थ पर ऑलमोस्ट पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स, ऑल द प्रैक्टिकल सोर्सेस which we can encounter in everyday life have finite size
and are extended sources. They can be considered as infinitely large number of point sources placed infinitely close to each other. जितने भी हम प्रैक्टिकल सोर्स की बात करेंगे वो कभी भी जीरो साइज या पॉइंट साइज के नहीं हो सकते, उनका अपना कोई ना कोई फाइनाइट साइज होगा। इसलिए इन सारे सोर्सेज को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। अब एक्सटेंडेड सोर्स को हम मान सकते हैं कि उनकी सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं जो कि बिल्कुल इन्फिनिटली क्लोज रखें, इतने पास पास हैं, उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। Isotropic and anisotropic sources. A source which emits light equally in all directions is an isotropic source, whereas a source which emits light in different amount in different directions is an anisotropic source. Sun is an isotropic source and torch is an anisotropic source. Isotropic and anisotropic ये दोनों वर्ड बड़े कॉमन है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ऐसे सोर्स जिनसे चारों डायरेक्शन, उनसे तरफ हर डायरेक्शन में लाइट यूनिफॉर्मली निकलेगी, हर तरफ एक जैसी, इक्वल अमाउंट में, उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक सोर्स। और ऐसे सोर्स जिनसे लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अमाउंट निकलेगा, उनको बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक सोर्स। सन एंड टॉर्च का एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। सन से निकलने लाइट हर तरफ बराबर फैलती है, जबकि अगर टॉर्च से निकल लाइट केवल टॉर्च के सामने की तरफ जाती है, उसे चारों तरफ नहीं जाती, तो टॉर्च को हम बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक सोर्स और सन को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक सोर्स। फंडामेंटल कंसेप्ट्स में और आगे चलते हुए हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आप सबको नाम सुने होंगे, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक, ट्रांसलसेंट। ये मटेरियल्स की बड़ी कॉमन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके बारे में समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट क्यों होगा, कोई मटेरियल ट्रांसलसेंट क्यों होगा, कोई मटेरियल ऑपेक क्यों होगा, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ट्रांसलेसेंसी का मतलब क्या है, एंड ऑपेसिटी का मतलब क्या है। All the materials can be divided into three categories that are transparent, translucent, and opaque materials. Transparent materials. All the incident light is transmitted through a perfectly transparent material. We can see clearly through them. No material is perfectly transparent, but we generally use the term transparent for perfectly transparent materials. Air, clear and stagnant water, or glass are transparent materials. ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को पूरा का पूरा अपने अंदर से आर पार पास होने देते हैं। मटेरियल के अंदर भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और जब लाइट मटेरियल के अंदर से पास होती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता। इसी कारण से उसके आर पार हम क्लियरली देख पाते हैं। अगर ऐसा बिल्कुल सही हो रहा हो कि अब मटेरियल पड़ने वाली लाइट पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाए और उसके अंदर लाइट का पाथ जिगजैग नहीं हो, पाथ डिस्टर्ब ना हो, तो उसके आर पार हम चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। लेकिन नेचर में कोई परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता ही नहीं है। बट हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब भी कहेंगे कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट, तो मतलब हमारा होगा परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन, इन सब की कैलकुलेशन नहीं की जाती। ट्रांसलसेंट मटेरियल। थ्रू ट्रांसलसेंट मटेरियल्स some light is absorbed and transmitted light follows zigzag path within the material. Due to this, we cannot see clearly through them. In fact, we can feel presence of an object through a translucent material, but cannot clearly recognize it. Common examples are butter paper, ground glass, muddy water, etc. Translucent material में जब लाइट उसमें इंसिडेंट होती है तो जो लाइट उसके अंदर जाती है दूसरी तरफ निकलने के लिए,
वो लाइट अंदर बड़ा रैंडम जिगजैग पाथ फॉलो करती है, जिसके कारण से जब लाइट दूसरी पार निकलती है तो जिससे लाइट सोर्स से या जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या रही है, तो वो लाइट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हम उस ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते, बट हाँ ये हमें लगता है उस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है। ये हुआ ट्रांसलेशन मटेरियल की बात हुई। ट्रांसलेशन मटेरियल की, ट्रांसलेशन मटेरियल और ट्रांसमिट मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हर मटेरियल जिसमें से लाइट पार आर पार हो रही है, लेकिन जब लाइट मटेरियल के अंदर जा रही है तो उस मटेरियल पार्टिकल्स के स्कैटरिंग होने के कारण अंदर पाथ रैंडमली जिगजैग हो जाए, तो हम जिस सोर्स से लाइट निकल के आ रही है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आ रही है, उसको उस मटेरियल के आर पार देखेंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। Opaque material. Through opaque materials, no light is transmitted. Due to this, we cannot see through them at all. Common examples of opaque materials are wood, iron, etc. Opaque material के अंदर से लाइट आर पार ही नहीं होती, तो उसके आर पार कुछ दिखता ही नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को opaque मटेरियल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। अब एक बार दोबारा से ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेशन मटेरियल के बारे में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दोनों ही मटेरियल में से लाइट आर पार होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट की जो रेज होती हैं वो आपस में जब आर पार निकलती हैं काटती नहीं है, बिल्कुल जैसे वाटर का स्टीम लाइन फ्लो होता है वैसे लाइंस पैरेलल रेज निकल जाती है। बट ट्रांसलेशन मटेरियल में जब लाइट ट्रांसमिट होती है तो उसके जो एटम्स होंगे उससे स्कैटरिंग होती है, तो जो लाइट की रेज डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो जिगजैग हो जाती हैं, तो आर पार हम उसको पहचान नहीं पाते। रे ऑप्टिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इसमें हम और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम एंड बाउंड्री। ऑप्टिकल मीडियम, एन ऑप्टिकल मीडियम is an empty space or region of space filled with a transparent material. In geometrical optics, it is generally assumed that the media are not only homogeneous and isotropic but perfectly transparent as well. फ्री स्पेस या स्पेस का कोई हिस्सा जिसमें एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा हुआ हो उसको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब तक ना कहा जाए हम मीडियम को होमोजेनियस मानेंगे, आइसोट्रोपिक मानेंगे और साथ साथ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मानेंगे। होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में समझना जरूरी है। थोड़ी देर पहले होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक सोर्सेज के बारे में बात की। यहाँ पे होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक का वर्ड वैसा ही होगा, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। होमोजेनियस मीडियम and isotropic medium possess the same optical properties everywhere and in all directions. Vacuum, air, glass, water are very common examples. Homogeneous वर्ड का मतलब होता है हर जगह एक जैसा। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हर जगह एक जैसी हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली होमोजेनियस मीडियम, और उसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में जैसी है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। नॉर्मली वैक्यूम, एयर, ग्लास, वाटर ये सब इसी टाइप के मटेरियल है। अगर हमें जब तक ना कहा जाए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम हर मीडियम को होमोजेनियस मानेंगे, आइसोट्रोपिक मानेंगे और परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मानेंगे। बाउंड्री और इंटरफेस, इट इज द इंटरफेस बिटवीन टू ऑप्टिकल मीडिया। दो मीडियम जो बाउंड्री होती है, जहाँ एक मीडियम खत्म होता है, समाप्त होता है, एंड होता है, दूसरा मीडियम शुरू होता है, उस इंटरफेस को उन मीडियम्स की बाउंड्री बोलते हैं।